नमस्कार। ए फॉर साइंस यूट्यूब चैनल प्रस्तुत करते हैं एक नई वीडियो व्याख्यान श्रृंखला विज्ञान की बात अशोक के साथ। आज विज्ञान की बात अशोक के साथ में इस श्रृंखला की पहली कड़ी प्रस्तुत है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों के संदर्भ में। क्या कोरोना वायरस में कुछ बुद्धिमत्ता, कुछ इंटेलिजेंस है? क्या कोरोना वायरस कोई रणनीति बना सकता है, या क्या मनुष्यों की बुद्धि कोरोना वायरस की बुद्धि से अधिक है? बुद्धिमत्ता की कई परिभाषाएं हैं और वैज्ञानिक साहित्य में भी बुद्धिमत्ता को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह एक आम धारणा है कि बुद्धिमत्ता का संबंध ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता से है, और इस क्षमता में कई क्षमताएं शामिल हैं, जैसे कि अनुभव से सीखने की क्षमता, नई परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता, पर्यावरण में अनुकूल बदलाव के प्रयास करने की क्षमता, समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता, अवधारणाओं को समझने और संभलने की क्षमता, और संवेदी आदानों सेंसरी इनपुट्स के आधार पर धारणा की व्याख्या करने की क्षमता। हम सब इन बातों से परिचित हैं और न केवल अपने अनुभव से सीखते हैं, नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास भी करते हैं। पर्यावरण में अनुकूल बदलाव से हम सहज होने का प्रयास भी करते हैं, और विज्ञान और अन्य संदर्भ में भी समस्याओं का समाधान खोजना, अवधारणाओं को समझना और संभालना, और संवेदी आदानों के आधार पर धारणा की व्याख्या करना और नीति को निर्धारण करना, ये हम मानते हैं कि मानव या मनुष्य की इसमें भूमिका रहती है। आज प्रश्न यह है कि क्या कोरोना वायरस में भी ये क्षमताएं शामिल हैं, और अगर है तो किस स्तर तक ये क्षमताएं कोरोना वायरस में शामिल हैं, और विशेष तौर पर हम मनुष्य और कोरोना वायरस की तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम क्या कह सकते हैं। सहस्त्राब्दियों से सभी प्रकार के धर्म अधिकारी से लेकर प्रख्यात विद्वानों तक हमेशा एक ही विचार को दोहराते रहे हैं कि मनुष्य गुणों में असाधारण है, वे जानवरों के साम्राज्य में सबसे चतुर है। डॉक्टर आर्थर सेन्यूटिस ने यह वाक्य कहा है, और हम सभी ये मानते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और जानवरों की तुलना में हम चतुर और बुद्धिमान हैं। लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि जानवरों में कुछ संज्ञानात्मक क्षमताएं मनुष्यों से बेहतर हो सकती हैं, और जानवरों में अक्सर अलग अलग बौद्धिक क्षमताएं होती हैं जिन्हें मनुष्य नजरअंदाज कर जाते हैं। जैसे कि कुछ स्तनधारी जैसे गिब्बन बड़ी संख्या में विभिन्न ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं और निश्चित तौर पर उन विभिन्न ध्वनियों को समझ सकते हैं। हमारी श्रवण शक्ति उनकी तुलना में काफी कम है। इसी तरह से मैंटिस झींगा अधिक रंग देख सकता है, क्योंकि उसके आंख में 16 कोण होते हैं, जबकि हमारे आंख में केवल 3 कोण होने से हमारी रंगों को देखने की क्षमता मैंटिस झींगा की रंगों को देखने की क्षमता की तुलना में काफी कम है। और हम ये भी जानते हैं कि कई चौपाए अपने वातावरण में जटिल ध्यान चिन्ह छोड़ते हैं। मनुष्य की गंध की सीमित संवेदनात्मक ज्ञान के कारण मनुष्य इन जटिल ध्यान चिन्ह में जो जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है उसको नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये चौपाए इन ध्यान चिन्हों ऑल्फैक्टरी मार्क्स के जरिए संदेशों की जटिलता को एक दूसरे को कम्युनिकेट या संचारित करते हैं। हो सकता है कि जो हम दृश्य दुनिया में देखते हैं उस दृश्य दुनिया की तुलनात्मक तौर पर अधिक समृद्ध जानकारी इन ध्यान चिन्हों के जरिए चौपायों में कम्युनिकेट हो रही हो। मानव शास्त्रीय और तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर मार्सिज हैनबर्ग कहते हैं, ह्यूमन्स
are not smarter than animals, just different. We are just different than animals, but every animal species and is having some sort of intelligence and interpretation capability of the knowledge. हम मनुष्य आज दुनिया में कई अरब की संख्या में हैं और ब्रह्मांड में तारों की संख्या हमारी तुलना में काफी अधिक है और हम ये मान के चलते हैं कि ब्रह्मांड में 10⁻24 की संख्या में तारे मौजूद हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा संख्या में जितनी तारों की संख्या है उससे भी अधिक संख्या में इस पृथ्वी पर एक अनुमान के आधार पर वायरस का विलियन जो है वो मौजूद है। एक तरह से हम वायरस के अथाह समुद्र में रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, वे शुरू से ही हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं और हमारे साथ साथ उनका भी जैविक विकास का एक लंबा इतिहास है जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के साथ ही शुरू होता है। वायरस आमतौर पर काफी छोटे होते हैं और उनका व्यास 200 नैनोमीटर से कम होता है। दूसरा, वे केवल एक मेजबान सेल के भीतर ही प्रतिकृति द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं और रेप्लिकेशन या प्रतिकृति एक मेजबान सेल के जरिए करना ही उनके लिए संभव होता है। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी ज्ञात वायरस में राइबोसोम नहीं होता है जो कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने वाली ट्रांसलेशनल मशीनरी का एक आवश्यक घटक है। सबसे नन्हा ये वायरस लेकिन हर उपलब्ध पारिस्थितिक अवसर का दोहन करने के लिए सक्षम और कुशल है और इसीलिए ये हमारे साथ साथ एक लंबे समय से इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाने के संघर्ष में एक तरह से विजय प्राप्त करता रहा है। हालांकि वायरस चयापचय या मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं को अंजाम नहीं देते हैं। सबसे विशेष रूप से वायरस जीवों से इस मायने में भिन्न होते हैं कि वे एटीपी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पास राइबोसोम नहीं होते हैं और वे स्वतंत्र रूप से मैसेंजर आरएनए के अणुओं से प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। वायरस इस तरह से हमारी तरह ऑक्सीजन जीवी नहीं है, सांस नहीं लेते हैं, वायरस कुछ नहीं खाते हैं, वायरस कुछ उत्सर्जित भी नहीं करते हैं और वायरस के आकार में वृद्धि भी नहीं होती है। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि वायरस जीवित नहीं है और इस तरह की मान्यता काफी प्रचलित है। इसके पास लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक विकसित की गई वो एक जैविक विकास से निकली हुई रणनीति है। यह एक जीवित कोशिका का अपहरण कर लेता है और उसका उपयोग स्वयं की अपनी प्रतियां बनाने के लिए करता है कि यह कोशिका को इतनी अधिक मात्रा में प्रतियां बनाने के बाद फाड़ तक देता है, तो शायद यह व्रत भी नहीं हो सकता है क्योंकि यह अपनी संख्या को बनाए रखने में, उसमें वृद्धि करने में सक्षम है। उनके पास राइबोसोम नहीं होते हैं जैसा पहले भी मैंने कहा और वे स्वतंत्र रूप से मैसेंजर आरएनए के अणुओं का प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। इन सीमाओं के कारण वायरस केवल एक जीवित मेजबान कोशिका के भीतर ही अपनी प्रतिकृतियों का उत्पादन कर सकते हैं या उनको दोहरा सकते हैं या संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जीवन की एक परिभाषा के अनुसार तो वो निर्जीव है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर कोई इस निष्कर्ष से सहमत हो। शायद वायरस जीवन के पेड़ पर एक अलग प्रकार के जीव होने का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें साहित्य में कहा गया है कैप्सिड एन्कोडिंग जीव, कैप्सिड एन्कोडिंग ऑर्गेनिजम्स और सीईओ। सीईओ जैसे हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उसी तरह से कैप्सिड एन्कोडिंग ऑर्गेनिजम्स की हमारे पृथ्वी पर जो जैविक गतिविधियां हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम इन बातों को समझने के लिए हम ये बातों पर भी ध्यान दें कि क्या हम प्रार्थना करें कि पृथ्वी के सभी वायरस समाप्त हो जाएं और पृथ्वी पर सभी वायरस विलुप्त हो जाएं और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, तो ये एक गलत धारणा होगी क्योंकि वायरस मनुष्यों के लिए बहुत मददगार भी होते हैं या हो सकते हैं। ये मानव प्लेसेंटा के विकास, पाचन एंजाइमों जैसे महत्वपूर्ण अणुओं के उत्पादन और अन्य दुश्मन रोगाणुओं के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पास अब तक ग्रह पर जितनी भी जैविक प्रजातियां हैं
उनकी तुलना में सबसे अधिक जीन और सबसे विविध जीन है, और इन जीन की जानकारी हमारे आगे आने वाले विकास में हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। अतः वायरस की केवल नकारात्मक भूमिका नहीं है, उनके अस्तित्व से हम सकारात्मक पक्ष को भी देख सकते हैं। यह तथ्य कि हम मनुष्य आज कई अरब की संख्या में हैं, शहरों में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं, वायरस को एक अवसर प्रदान करते हैं, एक लक्ष्य समृद्ध अवसर, ताकि वो हमारी कोशिकाओं के माध्यम से अपने प्रतिकृति का निर्माण सृजन कर सके और अपने आप की संख्या को बढ़ा सके या सुनिश्चित कर सके कि उन वायरस का अस्तित्व प्रकृति में सुरक्षित रहे। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इन चीजों से लड़ने का पूरा प्रयास करती है। ये कितनी भी बहुस्तरीय और लचीली हो गई हो, लेकिन ये अभेद्य नहीं है, और ये अभी भी उत्परिवर्तन के माध्यम से जैविक प्रक्रियाओं से विकसित हो रही है। एक हिट एंड रन वायरस जैसे कि कोरोना वायरस अप्रत्याशित रूप से एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, ताकि ये शरीर को पूरी तरह से प्रभावित कर सके। कई बार ये प्रतिक्रिया इतनी अधिक होती है कि इसे साइटोकाइन स्टॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, और ये साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो वायरस से अधिक नुकसान करता है और जीवन के लिए घातक भी साबित हो सकता है। प्रतिकृति के माध्यम से संख्या वृद्धि के लिए वायरस को प्रकृति ने एक रणनीति कोशिकाओं पर हमला करने के लिए दी है। यह रणनीति भी उसी जैविक प्रक्रिया से विकसित होती है जैसे प्रजातियों में इनसे प्रतिरक्षा विकसित होती है। जैसे जैसे हम विकसित हुए हैं, वैसे ही हमारे पर्यावरण में वायरस भी विकसित हुए हैं। कल हम चेचक, 1918 फ्लू, पोलियो और HIV एड्स वायरस की चिंता करते थे। आज हमें कोविड-19 की चिंता है और हम समाधान पाना चाहते हैं ताकि कोविड-19 हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को हरा न सके। बुद्धिमत्ता, ये माना जाता है कि केवल जैविक प्रजातियों का गुण है, यह एक मिथ्या धारणा है। बुद्धिमत्ता केवल जीवित जैविक प्रजातियों का गुण नहीं है, और यह हम आज के समय में स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि अब ऐसी मशीनों का अस्तित्व है जिन्हें भी बुद्धिमान कहा जा सकता है, और हम ये मान चले हैं कि मशीन भी बुद्धिमान हो सकती है। इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो संकल्पना 1956 में दी गई थी, उसके बाद इतनी अधिक प्रगति हुई है, और विशेष तौर पर पिछले दशक और आज के समय में जितनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में या मशीनी बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, न केवल ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है, उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रही है। तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्धिमत्ता केवल जीवित जैविक प्रजातियों का गुण नहीं है। मशीनों में न केवल बुद्धि हो सकती है, बल्कि वे हमारी बुद्धि को संवर्धित करने में भी आज भूमिका अदा कर रही है, और आने वाले समय में यह संभव है कि मशीनी बुद्धिमत्ता का स्तर हमारी शुद्ध जैविकी आधार वाली बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक होगा, और ऐसी मशीनें हमारी तुलना में अधिक सक्षम और बुद्धिमान होंगी। वे रणनीति से लगा करके हर प्रकार की क्षमताओं का एक अच्छा प्रदर्शन हमारी तुलना में कर पाएंगी। इस क्षेत्र में तेजी से अनुसंधान चल रहा है, और आप सब इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच संचार व्यवस्था ने मशीनों के कामकाज में एक बड़ी भूमिका निभाई है, और इस क्षेत्र में कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, जिसके आधार पर जो तकनीकी संभावनाएं बनी है, उनके कारण मशीनों में बुद्धिमत्ता को स्थापित कर पाना और उनकी बुद्धिमत्ता का हमारे समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग कर पाना संभव हो पाया है। मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता एक उभरती हुई घटना है, इमर्जेंट फिनोमिनन है। इसे रिडक्शनिस्ट अप्रोच या न्यूनीकरणवादी दृष्टिकोण से नहीं समझाया जा सकता है, जहां पर कि प्रकृति के नियम निश्चित हैं। तो हमें यह मानना होगा कि मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता उन बिंदुओं पर आधारित है
जो हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में जो न्यूरल एक्टिविटी या संज्ञानात्मक संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, उनके आधार पर संचालित होती हैं। लेकिन मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता को सीमित करना शायद यह भी गलत होगा, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि सामूहिक बुद्धि मस्तिष्क की बुद्धि से, एक मस्तिष्क की बुद्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि मछली के एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सामूहिक बुद्धि प्रकृति में पाई जाने वाली एक प्रकार की बुद्धि है जो हमारी निजी बुद्धि की धारणा से अलग है। आपने देखा होगा कि मछली के एक समूह में प्रत्येक मछली समूह के आकार की तुलना में छोटी होती है। उनके पास कोई नेता नहीं होता है। इसके बजाय वे सामूहिक व्यवहार, प्रत्येक मछली और उसके आसपास के कुछ मछलियों के बीच जो संवाद या बातचीत होती है, उससे उनका सामूहिक व्यवहार नियंत्रित होता है। यह कम बुद्धि की जैविक प्रजातियों के आपस में संवाद और उनके बीच साझा किए गए जुड़ाव के समन्वय के नियम आधारित एक रणनीतिक क्षमता विकसित होती है। और हम देख पाते हैं कि सामूहिक बुद्धि जो है वो एक मछली की बुद्धि की तुलना में काफी अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी प्रतिरक्षा या सुरक्षा कर सकती है। इसने पूरे विज्ञान जगत में एक नए अनुसंधान क्षेत्र, जिसे बायो सिस्टम इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग या जैव प्रणाली प्रेरित इंजीनियरिंग कहते हैं, को बढ़ावा दिया है। दुनिया में हम जानते हैं कि हर जगह किसी भी समय पर वायरस जो है वो मौजूद है, और वायरस एक तरह से खरबों खरबों प्राकृतिक प्रयोग कर रहे हैं जो यादृच्छिक उत्परिवर्तन यानी रैंडम म्यूटेशन के माध्यम से प्रत्येक वायरस अपने अस्तित्व को जैविक विकास के माध्यम से निरंतर सुनिश्चित करने के लिए एक तरह से प्रयासरत है। सामूहिक बुद्धि वायरस प्रजातियों के व्यवहार में भी देखी जाती है। वे भी उसी तरह सीख रहे हैं जैसे एक मशीन अन्वेषण के माध्यम से सीखती है। लाभ यह है कि उनका जीवन काल बहुत छोटा है, इसलिए उनका विकास जैविक विकास हमसे कहीं अधिक त्वरित है। उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि कुछ यदाकदा घटित विफलताएं वास्तव में उनके लिए मायने नहीं रखती हैं, और उनकी संख्या में संख्यात्मक रूप से वृद्धि का क्रम निरंतर सभी उपाय करने के बाद भी जारी है। उनके प्राकृतिक तरीके से मेरे नजरिए में विलुप्त होने की संभावना बहुत कम है। हम भविष्य में जरूर इस प्रकार की मशीन भी बना पाएंगे जिसकी क्षमता, वायरस की क्षमता जो सामूहिक बुद्धि के रूप में और जो उत्पादकता के रूप में जो प्रकट होती है, उसका प्रतिद्वंदी कही जा सके। लेकिन आज के समय में जो उपलब्ध मशीनी बुद्धिमत्ता की क्षमता है, वो भी वायरस की सामूहिक गतिविधि और उत्पादकता की क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकती है। इस समय आपके शरीर और मस्तिष्क को लेकर आपके वातावरण में सभी जगह पर एक तरह से बातचीत चल रही है, और ये बातचीत आंतरिक और बाहरी दुनिया में इस प्रकार हो रही है कि जीवित कोशिकाओं के बीच में, लिविंग सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन या बातचीत चल रही है। इस बातचीत के विद्युत अलर्ट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लेकर के मॉलिक्यूलर कम्युनिकेशन, आणविक संचार के रासायनिक कोड तक जो है एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे समझने का प्रयास आधुनिक समय में जो विज्ञान के शोधार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। यह तो स्पष्ट है कि बुद्धिमत्ता का संबंध संचार से है, और हमारे जीवन की सारी गतिविधि अगर किसी एक चीज पर मुख्यतया आज निर्भर है तो वह भी संचार ही है। और वायरस की उत्तरजीविता और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली दोनों भी एक तरह से आणविक संचार पर आधारित है। यह वह एक कॉमन भाषा है जिसके जरिए संवाद में मस्तिष्क के साथ साथ शरीर के समूचे तंत्र की भूमिका है। प्रारंभ में यह माना जाता था कि बुद्धिमत्ता का संबंध केवल मस्तिष्क से है, लेकिन वैज्ञानिक और व्यवहारिक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धिमत्ता केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में, हमारे बचाव में, हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करने में, हमारे पूरे शरीर में, सभी ऑर्गन्स में जो कोशिकाएं मौजूद हैं, उनमें होने वाले घटनाक्रम की, उनके बीच होने वाले संचार की एक बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका है। वायरस से युद्ध ये मजबूरी है हमारी कि हमारा शरीर जिस आधार पर इसमें रणनीति बनाता है और जिस प्रकार की रणनीति को अपनाता है, वह भाषा वायरस उत्तरजीविता के लिए खुद भी समझता है। वो भाषा कॉमन है। ये वह भाषा है जिसके बारे में हमारी या एक आम आदमी की जानकारी बहुत कम है, क्योंकि हम जिस बुद्धिमत्ता या जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं वह मस्तिष्क जनित बुद्धि है। वह बुद्धि कोशिकाओं के बीच होने वाले विद्युत अलग या आणविक संचार और रासायनिक कोड पर आधारित बुद्धि नहीं है। और हमारे शरीर में लेकिन जो कुछ घटित हो रहा है जब हम वायरस से मुकाबला करते हैं, उसमें इस संवाद की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आज के समय में इस बात के महत्व को समझा गया है और एक महान चिकित्सक और न्यूरो साइंटिस्ट जॉन लिफ ने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ सेल्स। और इस पुस्तक में इन कोशिकाओं के वार्तालाप को सुनने और मानसिक स्वास्थ्य से लेकर कैंसर तक हर चीज के लिए इनके बीच होने वाले संवाद के महत्व का खुलासा किया गया है। वे उस आश्चर्यजनक विज्ञान की व्याख्या करते हैं कि कैसे विभिन्न कोशिकाएं, बैक्टीरिया और मस्तिष्क कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं और वायरस सभी एक ही भाषा बोलते हैं। इस व्यापक सिद्धांत की एक लंबे समय से अनदेखी की गई है। डॉक्टर लीफ सेलुलर संचार विज्ञान में इस जैविक घटना को एक महत्वपूर्ण और व्यापक अन्वेषण एक आकर्षक और सुलभ रूप में इस पुस्तक में प्रस्तुत करते हैं। संक्रमण के दौरान प्रतिरक्षा टी कोशिकाएं मस्तिष्क की कोशिकाओं को बताती हैं कि हमें बीमार महसूस करना है और हम लेट जाते हैं, हम बीमार महसूस करना प्रारंभ करते हैं। कैंसर कोशिकाएं अपने समुदाय को प्रतिरक्षा और सूक्ष्म जीवों के हमलों के बारे में चेतावनी देती है। और इसी प्रकार आपकी कोशिकाएं यह निर्धारित करने के लिए रोगाणुओं के साथ बात करती है कि कौन से दोस्त है और कौन से दुश्मन। और रोगाणु एक दूसरे के साथ और बहुत अधिक जटिल मानव कोशिकाओं के साथ बात करते हैं, जो ये निर्धारित करता है कि कौन सी दवाएं काम करेंगी और कौन सी दवाएं उपचार में विफल हो जाएंगी। डॉक्टर लीफ सेलुलर संचार विज्ञान में इस जैविक घटना को एक महत्वपूर्ण, व्यापक, अन्वेषक और एक आकर्षक और सुलभ रूप में प्रस्तुत करते हैं। संक्रमण के दौरान, मैं दोहरा रहा हूं, प्रतिरक्षा टी कोशिकाएं मस्तिष्क की कोशिकाओं को बताती हैं कि हमें बीमार महसूस करना चाहिए और लेट जाना चाहिए। कैंसर कोशिकाएं भी इसी तरह से संवाद करती हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रति एक चुनौती को उत्पन्न करती है। हमारे आंत में स्थित कोशिकाएं भी हमें रोगाणुओं के साथ संघर्ष करने में इस संवाद की विशिष्ट भूमिका के बारे में बताती हैं। डॉक्टर लीफ की किताब में प्रतिरक्षा, पुराने दर्द, वजन घटाने, अवसाद, कैंसर के उपचार और स्वास्थ्य और जीव विज्ञान के लगभग हर पहलू के लिए अनुप्रयोगों के साथ इस पुस्तक में प्रकट सेलुलर संचार के बारे में वैज्ञानिक निष्कर्ष न केवल बीमारी की बल्कि जीवन की हमारी समझ में क्रांति ला रहे हैं। इस बातचीत का अनुसरण करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोशिकाओं की गुप्त भाषा को समझना, उससे संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना, इस भाषा को पढ़ पाने के सक्षम होना बहुत अधिक आवश्यक है। वायरस निर्णय लेने और समूह व्यवहार निर्धारित करने के लिए इन्हीं छोटे छोटे आणविक संकेतों के साथ आपस में संवाद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोशिकाएं करती हैं। पुस्तक में इन विविध संकेतों की वर्तमान समझ और कई महत्वपूर्ण वायरस जैसे कि कोविड-19, HIV, इबोला और हर्पिस की बहुत विस्तृत जीवन शैली और कार्य पद्धति का वर्णन किया गया है। जितना अधिक हम इन वायरस में होने वाले संवादों को समझेंगे, इन संकेतों को समझेंगे, इन जैविक संचार प्रक्रियाओं को समझेंगे, उतना ही हम उनसे निपट पाने में सक्षम होंगे। भले ही बैक्टीरिया मानव कोशिकाओं की तुलना में 1000 गुना छोटे और कम जटिल होते हैं, फिर भी ये हमारी कोशिकाओं की तरह ही उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। इस वजह से रोगाणु मानव कोशिकाओं के बीच होने वाली बातचीत को भी बाधित या परिवर्तित करके
मानव कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं। तो यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए कि रोगाणु जो है वो मानव कोशिकाओं के बीच वाली बातचीत को बाधित न करें। लेकिन इसको सुनिश्चित कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रोगाणु जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में ये कोशिकाएं भी आपस में बात करती हैं। जिस प्रकार से इन कोशिकाओं में जो प्रक्रियाएं होती हैं जैविक विकास की, उसी तरह की प्रक्रियाओं से संबंध उनके लिए वायरस के अपने अस्तित्व के लिए उस संबंध है। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि कैसे फंगस, कैसे पौधे, कैसे बैक्टीरिया, कैसे वायरस और मानव कोशिकाएं लगातार एक दूसरे को इस प्रकार के जैविक आणविक संचार के जरिए प्रभावित करते हैं। हमारे समक्ष इसलिए निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वायरस में बुद्धि है या नहीं है, वायरस रणनीति बनाता है या नहीं बनाता है, इसका महत्व नहीं है। वायरस में एक प्रकार की क्षमता स्थित है जिसे हम बुद्धि की तुलना करें हमारी बुद्धि से, तो हमारे में कई अन्य प्रकार की क्षमताएं बुद्धि के साथ हो सकती हैं, जो बुद्धि जनित हो सकती हैं, जैसे कि धारणाओं को समझना, विज्ञान को समझना, और वही हमें वायरस से अधिक सक्षम और प्रभावी बनाती हैं। लेकिन वायरस जो है वो भी प्रकृति में जिस पद्धति से हमारा जैविक विकास हुआ है और हम अस्तित्व में आए हैं, उसी तरह से वो भी उन्हीं पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका जैविक विकास हुआ है और वे अपने जैविक सर्वाइवल के लिए, बने रहने के लिए उन्हीं रासायनिक क्रियाओं का, बायोलॉजिकल रिएक्शंस का प्रयोग कर रहे हैं, जो हम या हमारे विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। हम त्वरित जैविक विकास प्रक्रियाओं को समझ करके इस तरह से कार्य करें और उनमें अनुसंधान के आधार पर विकास करें, ताकि जिस तरह से हम तकनीकी क्षेत्र में विकास करके बहुत प्रगति कर पाए हैं और काफी नए समाधान हम प्रस्तुत कर पाए हैं। आज के समय में किस तरह से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को एक्सेलरेट किया जाए, जिस तरह से विकास की प्रक्रिया को एक्सेलरेट या त्वरित किया जाता है, उसी तरह से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को मानव में किस तरह से एक्सेलरेट किया जा सकता है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उन सब पर अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जैविक प्रजातियों में मस्तिष्क और बुद्धि के बीच संबंध के परे आणविक संचार भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए यह प्रश्न छोड़ दें कि क्या कोरोना वायरस अधिक बुद्धिमान है या कम बुद्धिमान है। कुल मिलाकर के इस रणनीति में जो विजेता होगा, संघर्ष में जो विजेता होगा, उसे ही अधिक बुद्धिमान माना जा सकता है। अस्तित्व के लिए एक तरह से युद्ध चल रहा है, जहां वायरस अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, अपनी संख्याओं में वृद्धि करने के लिए हमारी जीवित कोशिकाओं पर आक्रमण करके उसमें अपने रेप्लिकेशन का संभावना जो है उत्पन्न करते हैं। वहीं हमारी कोशिकाएं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उनसे निपटने के लिए, ताकि उनकी संख्याओं को निरंतर कम किया जा सके और हम जो है उनके द्वारा उत्पन्न जैविक प्रक्रियाओं की चुनौती का सामना कर पाए, उसी नीति का निर्धारण और उपयोग करती है। तो ये जरूर मान करके चले कि जिससे आप बुद्धि कहते हैं, जो बुद्धि मस्तिष्क जनित है, उसकी इस पूरे युद्ध के अंदर भूमिका अंदर कम रहती है, लेकिन बाह्य समाज में आपकी जो भूमिका है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह बुद्धि ही है, जो आपने मस्तिष्क में, जो आपने अनुभव के आधार पर, जो आपने विज्ञान के आधार पर विकसित की है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वे सारे सुरक्षा के उपाय, वे सारे व्यवहार जो हमें अपनाने चाहिए, सामाजिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से, उन सभी को हमें अपनाना चाहिए। विज्ञान ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भी जो भी चुनौतियां हमारे समक्ष उपस्थित होंगी या प्रकट होंगी, उनका विज्ञान बड़ी सक्षमता से मुकाबला कर पाएगा और हम समय रहते कोई समाधान निकाल पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि शायद हम आने वाले समय में, बिल्कुल निकट समय में, किसी भी तरह से विलुप्त होने की तरफ नहीं
बढ़ रहे हैं। लेकिन अपनी भावनाओं के बहकावे में नहीं आए। आपकी प्रार्थना और आपके सरल तरीके, आपके कंजक्चर के कारण बनाई गई धारणाएं, ये सब विफल हो सकती हैं। केवल विज्ञान ही आपका और मानव का इस युद्ध में, इस संघर्ष में जीत को सुनिश्चित कर सकता है। मैंने जैसा पहले कहा, इस खेल में बुद्धिमान वही है जो जीतता है, लेकिन दुश्मन आपकी कोशिकाओं की भाषा जानता है और इसलिए सावधान रहे कि वह आपके शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए और आपकी कोशिकाओं के साथ बातचीत या संचार या उनके बीच में संचार को बाधित नहीं कर पाए। इसीलिए इस अपील के साथ कि कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं और सुरक्षित रहें, मैं आज की विज्ञान की बात अशोक के साथ यहीं पर समाप्त करता हूं और आपका इस वीडियो व्याख्यान श्रृंखला से जुड़ने के लिए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।